तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्लॉस स्वैप के कोट के साथ। स्वैप कहते हैं, इन द न्यू वर्ल्ड इट इज़ नॉट द बिग फिश विच ईट द स्मॉल फिश, इट इज़ द फास्ट फिश विच ईट द स्लो फिश। तो बच्चों यार, इस कोट का क्या मतलब है? इस कोट का मतलब है अडेप्टेबिलिटी। क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है अडेप्टेबिलिटी, कि जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ये जो फास्ट पेसिंग चेंज है, अगर इसके साथ अडेप्टेबल नहीं रहोगे तो क्या होगा? आप भी एकदम लुप्त हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे ब्लॉकबस्टर होती थी, ठीक है, ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने क्या करा? नेटफ्लिक्स से हमारी फास्ट फिश, और हमारा ब्लॉकबस्टर क्या है? हमारी है बिग फिश। तो बिग फिश मर गई, लेकिन फास्ट फिश जो है अभी भी है। वैसे ही हमारी नोकिया हो गई, और हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन हो गए वो हो गए एप्पल हो गए। तो ये क्या है? फास्ट फिश, जिसने अडेप्ट करा अपने साथ को, जो चेंजिंग वर्ल्ड के साथ जिसने नहीं करा वो विलुप्त हो गया। और यही चीज़ जो है, ये चीज़ जो ये कोट है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हमें भी अडॉप्ट हो जाना चाहिए अपने आप को, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ। सो यही कुछ मतलब है कोट का। ही हो आपको समझ आ गया होगा। अडेप्टेबिलिटी बेसिकली इस कोट का फोकस है, और यही चीज़ अप्लाई होती है हमारी एआई के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो अब चेंजिंग वर्ल्ड की डिमांड है। इसको डिफेंस के अंदर हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यही आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है। जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे डिस्कशन के साथ। एआई का कोई भी टॉपिक आता है तो ये जो कोट है, क्योंकि बच्चे इन कोट को लिखते हैं अपने नोट्स के अंदर, तो बच्चों ये जो कोट है ये एआई के टॉपिक के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, कि हमें जैसे जैसे फास्टली जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही है, जैसे एग्जांपल एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, तो उसके साथ साथ हमें भी चेंज होना चाहिए, वैसे ही जो है क्लास शो आपने जो बोला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए, क्योंकि जो सीएपीएफ है वो डिफेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूछता ही रहता है, और जो एआई है ये टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक है ही। तो दोनों को क्लब कर देगा, डिफेंस और एआई को, और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, जो हमने आज आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा ही है। तो देर नहीं करते हैं ज़्यादा, और अपना डिस्कशन जो है बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो डिफेंस बजट है, देखो इंडिया जो है, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है बेसिकली वो भी चाहता है अपने आप को मॉडर्नाइज करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशंस है, सारी चीज़ देखते हैं। देखो, जो हमारा डिफेंस बजट है उसने 6.21 लाख करोड़, करीब करीब 75 जो बिलियन डॉलर है 2023 के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिफेंस बजट में रखा था। किसके किसके लिए? मिलिट्री को अपग्रेड करने के लिए, कि भाई जो जो आउटडेटेड एयरक्राफ्ट हो गए, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है उसके लिए। तो मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है उसके ऊपर, ताकि जो है आप अपने हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको बचाया जा सके। बॉर्डर एरियाज वगैरह हो गए, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इंद्रजाल जो एक ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, हम उसको लेके आए हैं, ठीक है। एआई इंटीग्रेटेड है ये भी। तो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी को हम अपने डिफेंस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को यूज़ करना, ठीक है। इस ऐसा ही नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट है सिर्फ वही जो है फंड खर्चे जा रही है। 75 बिलियन जो है उसने लगा दिया 2023 में अपनी डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एआई के अंदर, वो भी हमारी इंडिया के अंदर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे इस एडिटोरियल में एग्जांपल दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट है, उसने डाटा सेंटर जो है वो तेलंगाना के अंदर खोला है, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके। तो मतलब कि हम फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी हेल्प ले रहे हैं अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए, एआई को हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूड करने के लिए। और एआई जो है वो डेटा पे चलता है, तो डेटा सेंटर भी इस्टेब्लिश करने के लिए वही जो है माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया जो है, क्योंकि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या XYZ जो भी चीज़ हो गई, इंडिया हमेशा लर्न करता है, ठीक है। तो लर्न के लिए हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रखे हैं। इंडिया जो है पार्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है, अगर इंडिया उसका पार्ट होता है तो डेफिनेटली जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे जो एआई से रिलेटेड जो एडवांसमेंट चल रही है, वहाँ से इंडिया लर्न कर सकता है, इंडिया सीख सकता है। और यही चीज़ जो है एडिटोरियल में बता रखी है। तो कुल मिला के यहाँ पे बता रखा है कि जो इंडिया है वो एआई टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है। हम अपनी जो डिफेंस सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एआई को इंक्लूड कर रहे हैं। इंद्रजाल उसमें से एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ऐसा ही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे रास्ते होते हैं कांटों से भरे होते हैं, कांटों के बिना तो कोई रास्ता नहीं होता है। वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो चैलेंजेस होने चाहिए, चैलेंजेस से ही पता चलता है कि हमें कितनी ताकत है। तो चैलेंजेस हमारे एआई अडॉप्शन में भी है। क्या क्या चैलेंजेस है इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला चैलेंजेस, वो बच्चों ये देखो, ये जो चैलेंजेस है
इस चैलेंज को जब भी डिजिटलाइजेशन वगैरह आए उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यही सेम पॉइंट वहाँ पे भी काम आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे चैलेंज क्या है, हमारे यहाँ पे डेटा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है। और इस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा की लैक की वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को अच्छे से एआई में अडॉप्ट नहीं कर पाते। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गई, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गई, जिसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, उसमें अपने आप को निपुण नहीं कर पाते। हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया भी जो हमारी जनगणना होती है 10 साल में, डेकेड में एक बार होती है, और इस डेकेड में हुई नहीं, और वो भी लगता है अब 2 डेकेड में एक बार होगी, तो 20 साल में एक बार पूरी ऑल ओवर इंडिया का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, डेटा की कमी है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे ये है एआई सिस्टम को अडॉप्ट करने में, ठीक है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के लिए डेटा तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली जो कमी है वो ये है हमारे यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी है पैसों की कमी। पैसे हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि डेवलपिंग कंट्री है, तो पैसे तो हमारे यहाँ पे प्रिंटिव अमाउंट ऑफ जो चीज़ें हैं वो है नहीं। हम जो है इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो भी 1% से बचा अपने जीडीपी से कम करते हैं। तो डेटा सेंटर जो होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और इसी कॉस्ट की वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर्स की कमी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। मॉनिटर करना, हाई परफॉर्मेंस सर्वर वगैरह, डेटा सेंटर बहुत कॉस्टली पड़ता है, उसको मेंटेन करने का खर्चा अलग से होता है। तो ये चीज़ें जो है, ये एक चैलेंज, ये एक बाधा क्रिएट करती है हमारे एआई को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लीगेसी चैलेंज, मिलिटराइजेशन के लिए, ठीक है। लेगेसी चैलेंज में क्या है, देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे बाबा आदम के ज़माने के एयरप्लेन वगैरह पड़े हुए हैं अभी भी। किरण वगैरह उड़ाते हैं, जो पायलट्स होते हैं जो ट्रेनिंग में उड़ाते हैं। किरण एक एकदम बेसिक टाइप का वो फ्लाइंग वो होता है एयरक्राफ्ट, वो उड़ाते हैं, ठीक है। तो बोलने की बात क्या है कि आपके माइंड में चीज़ें जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी पहले से, मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको भी तो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमारा जो फंड है कहीं ना कहीं वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, जो एआई प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, फास्ट फिश स्मॉल फिश वाली चीज़, कि हमारे यहाँ पे जो हमारी ये स्मॉल फिशेज है इसको भी तो रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है खर्चा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो एआई को ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है कि हमें जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना है। उसके लिए जो फंड जो हमने साइड में रखा था, उस फंड में से कहीं ना कहीं कुछ पैसे हैं वो यहाँ खर्च हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी चैलेंज है हमारे यहाँ पे। और ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या, फ्रेगमेंटेड पॉलिसी। हमारे यहाँ पे कोई एक क्लब पॉलिसी नहीं होती। ऑल तो इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक एजेंसी है जो स्ट्रेटेजी बनाती है इन सब चीज़ों के लिए कोलैबोरेट करके, लेकिन इसके अंदर क्या डिप्लॉयमेंट हो रही है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्लियर स्टेप्स वगैरह नहीं है, ओपेक है ये सारी चीज़ें। तो एक ये इशू है कि फ्रेगमेंटेड पॉलिसी है, पॉलिसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर बॉडी है, तो वो क्या स्टेप ले रही है क्या नहीं ले रही, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। उसके बाद ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों, कि हमारे यहाँ पे जो आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, हमारी एयर फोर्सेज हो गई, ये तो बड़ी बड़ी है। बाकी आपकी जितनी पैरामिलिट्री, ये सारी जो फोर्सेज हैं ये साइलोज में काम करती है। ये जो एक जॉइंट एक्शन होता है वो ये करती नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि भाई इंडिपेंडेंटली जो है ये ऑपरेट करती रहती है। तो इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि जॉइंट ऑपरेशंस में जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो इंडिया जो है फेस करता रहता है, पॉलिसी लेवल पे हो गया चाहे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हो गया। तो ये हमारे कुछ जो है ब्रॉड चैलेंजेस है। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल गैप भी है। कैसे, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या, देखो ये देखो, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। जैसे हमारे DAIC है, हमारा डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल है, हमारे यहाँ पे DAIP है, डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी। हमारे यहाँ पे एजेंसी वगैरह की तो कमी नहीं है, लेकिन ये काम क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता, कर रही है नहीं कर रही है कुछ नहीं पता। ट्रांसपेरेंसी और अपडेट्स की कमी है कि यहाँ से कुछ अपडेट्स ही नहीं आती, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, और एथिकल कंसर्न AI के साथ हमेशा रहता है। और इवन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बोला है कि हमें क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल AI सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं AI को जो है न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करा है। और न्यूक्लियर वेपन जो है सबसे डेवस्टेटिंग वेपन है, उससे कंपेयर करना मतलब AI का जो है जो रिपरकशंस है, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये हम भी जानते हैं और हमारा एडिटोरियल भी बोल रहा है।
ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया को जो है इजराइल और चाइना से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो जो कंट्री है बहुत ज़्यादा जो है मिलिटरीली बहुत ज़्यादा एडवांस है। चाइना जो है आपको पता होगा, जो बॉर्डर एरियाज पर अरुणाचल प्रदेश वगैरह में घूमने गए होंगे, तो चाइना ने इंडिया के साथ जो बॉर्डर है तो वहाँ पे जो चाइनीज सोल्जर ही नहीं है, वहाँ पे चाइनीज सोल्जर नहीं है, लेकिन इंडियन सोल्जर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चाइना ने वहाँ पे कैमरे लगा रखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एकदम सिक्योर बॉर्डर बना रखा है। जैसे ही इन्फिल्ट्रेट होती है, ज़रा सा भी हाथ बाहर लगते हैं तो वहाँ पे सारा जो सिग्नल जाता है, उसके बाद फोर्स की मूवमेंट होती है। तो मतलब यहाँ क्या कि हमें सीखने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे चाइना कर रहा है। ठीक है, बैटल फील्ड में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कैसे होगी, जब बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे, जब हमारे पास डेटा होगा। और हमने अभी देखा क्या, हमारे पास सबसे ज़्यादा कमी क्या है, डेटा की है। तो ये एक चीज़ें हैं जिसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी भी है हमारे यहाँ पे। कैसे, देखो, जब हमारे यहाँ के जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन के मिनिस्टर्स होंगे, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एआई का जो है पोटेंशियल ज़बरदस्त है। ठीक है, और हमारे जो जयशंकर जी है वो कहते हैं कि ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब है एक तरह से। तो ये क्या है कि इनके जो आइडियाज़ हैं यही कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग है। हमारे लीडर्स के अंदर जो फीलिंग है एआई को लेके, वही क्या है, मिक्स्ड फीलिंग है, कि उनके अंदर ही क्लैरिटी नहीं है। ये चीज़ एडिटोरियल में बोल रखी है और ये चीज़ एक्चुअल में है भी। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इन सारी कमियों में जो हमने डिस्कस करी उस पर काम करने की ज़रूरत है। रिकमेंडेशन ऑल तो दे रखी है एडिटोरियल के अंदर कि हमें रॉबस्ट फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। और देखो, हमारे पास रॉबस्ट फ्रेमवर्क एजेंसी वगैरह है ही, हमने ऑलरेडी देख लिया था। यहाँ पे हमारे पास नेशनल स्ट्रेटेजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमें बेसिकली करने की क्या ज़रूरत है, क्लियर और एक्शनेबल पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, और इसमें ओपेकनेस नहीं, उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें एआई इंटीग्रेट होनी चाहिए स्पेशल एरियाज में, जैसे बॉर्डर सर्विलांस हो गया। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना है तो प्रिडिक्टिव डिसीजन जैसी चीज़ों में हमें एआई को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फ्रेगमेंटेड हमारी अप्रोच रहती है, अलग अलग फोर्सेज इंडिपेंडेंटली काम करती है, जॉइंट एक्शन कर नहीं पाती। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई यूनिफाइड हमारी अप्रोच होनी चाहिए, एआई ड्रिवन। देखो, जैसे कहीं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझो कि लेट से हमने, हमारी फोर्स ने कहीं मिशन पे जा रही है, मणिपुर के मिशन पे जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एआई जो है वो इनकी मूवमेंट्स को ट्रैप करके एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। लेट से नक्सलाइट वाला एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे, तो इससे क्या हो गया, एआई के ड्रिवन से अगर हम करेंगे तो हमारे जो होंगे जॉइंट एक्शन होंगे। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि एआई ड्रिवन जो है लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करा जा सके। ठीक है, ताकि जो कॉप्स, जो हमारी मूवमेंट है, हमारी फोर्सेज हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ना लड़े, एक तरह से एक दूसरे के साथ लड़े। उसमें एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे चाइना यूज़ कर रहा है इसके लिए। यहाँ पे पैसों की बात आई थी, हमने देखा था फंड की कमी है। तो फंड के लिए जो हमारा ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पीपीपी होता है, हमने देखा था कि कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पीपीपी यूज़ करते हैं, हम टाइप के मॉडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बताया है। और नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बेंगलुरु बेस्ड टोनबो है। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम लेके आया। तो एआई पावर जो सर्विलांस है, हम इसकी मदद से उसको लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पार्टनरशिप करने की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। और ग्लोबल लीडरशिप से, मतलब ग्लोबल लीडर से हमें लर्न करने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी जो है इंडिया करता ही है। तो ये सारे यहाँ पे सजेशंस दे रखे हैं। यहाँ पे एग्जांपल इसराइल का दे रखा है। तो यहाँ पे ये सारे जो सजेशन है वो सारे कहीं ना कहीं जो हम प्रॉब्लम एक्चुअल में फेस कर रहे हैं एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर, चाहे वो पैसों की कमी हो गई तो पीपीपी लगा दो, चाहे वो लर्निंग की होगी तो इसराइल और चाइना से सीख लो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमें 3 चीज़ें बेसिकली समझनी होती है कि करंटली हमारा स्टेटस क्या है। अगर आपने अपना स्टेटस पता कर लिया तो चैलेंजेस को पता कीजिए, चैलेंजेस को पता कर लिया तो क्या उसके सॉल्यूशन है उनको पता कीजिए। एस्से राइटिंग में ये तीनों चीज़ ज़रूर होनी चाहिए बच्चों, और ये तीनों चीज़ होती है और डाइवर्सिफाई हो तो उसी के नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कल संडे का टाइम है, आराम से प्रैक्टिस करना, क्योंकि कल संडे को डेली डिस्पैच का डिस्कशन नहीं होता, ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होता है, हर दिन नया ही नहीं चाहिए आपको, जो पुराना पूरे वीक में पढ़ा है उसको भी रिवाइज करो बच्चों। तो कल के लिए ऑफ रहता है हमेशा। तो आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। और तो जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मैंने जो हमारे पेड प्रोग्राम है उसके ही पीडीएफ जो है वो शेयर करें, उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको भी आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए।
ठीक है। और करने के बाद ग्रुप में भेजिए, और बच्चों ग्रुप में जब आता है किसी का ऐसे तो थोड़ा उसको पढ़ा करो, देखने के बाद एक दो कमेंट करा करो, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हो और आप भी मोटिवेट हो कि भाई सारे बच्चे जब लिख रहे हैं तो मुझे भी लिखना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 बिना लिखे क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ समझ लो, एक चीज़ अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल लो बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। देखो जिन बच्चों को पेपर 1 में प्रॉब्लम हो रही है, वो अभ्यास मंथन है, एकदम अफोर्डेबल सीरीज है, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल ना तो कोई निकाल पाया है ना कोई निकालेगा। 37 टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर पेपर 1 के अंदर प्रॉब्लम हो रही तो ले सकते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है बेसिकली। एक तो हो गए सेक्शन वाइज, ठीक है। यहाँ सेक्शन वाइज बेसिकली क्या होगा कि जो हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक्स हो गए, हर एक जो बेसिक्स बुक्स हैं वहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चन बना रखे हैं, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं सीएपीएफ में। फिर मीडियम टाइप में आ जाता है, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये कुछ है हमारा 37 टेस्ट सीरीज में। ये एक आपके एग्जाम से एक वीक पहले ये खत्म होंगे, हर संडे को एक टेस्ट अपलोड हो जाता है हमारे पोर्टल के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। सेकंड है ये हमारा अभ्यास लेखन, इससे ज़बरदस्त प्रोग्राम बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, और अफोर्डेबिलिटी ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अंदर हर एक चीज़ को मल्टीपल डायमेंशन से देखेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखेंगे, और बहुत ही जो है क्रिस्पी नोट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि बल्कि नोट्स प्रोवाइड करा दिए, बच्चे खुद ही कह रहे हैं, आपने देखा भी होगा, वीडियो भी अपलोड हो गई थी। बच्चे ने बोला था कि सर बहुत ज़्यादा हल्के नोट्स हैं। हल्के नोट्स मतलब बहुत ज़्यादा कम नोट्स हैं, तो रिवाइज करने का भी मन करता है, और बहुत सारी चीज़ें कम नोट्स में दे रखी है। तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको पेपर 2 में प्रॉब्लम होती है। पेपर 2 में इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, एस्से राइटिंग और आर्ग्यूमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, तीनों चीज़ कवर हो जाएगी हमारे अभ्यास लेखन के अंदर। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर पेपर 2 में ज़रा सा भी डाउट है तो, ठीक है। नंबर ज़बरदस्त आएंगे इसमें, इस चीज़ की गारंटी है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट अभी हुआ क्या है, क्यों भाई हम प्रेसिडेंट की जो है इम्यूनिटी देख रहे हैं। देखो जो ट्रम्प है, किसी केस में फंस गया था, फंसने के बाद उसको वो वहाँ पे वो भी हो गया, कल्प्रिट भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे अब कुछ हमें अपने जो है प्रेसिडेंट के बारे में देखना पड़ेगा। ये तो उनकी कहानी थी, हम क्यों उनके देश के बारे में जाने, हमें तो अपने देश के बारे में जानना है। क्वेश्चन तो हमारे प्रेसिडेंट पे आएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया चाहे गवर्नर हो गया, उनके पास इम्यूनिटी रहती है बच्चों, लीगल इम्यूनिटी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 361। तो आर्टिकल का नाम भी याद रखना, और इम्यूनिटी क्या है वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। देखो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट के अंदर अपनी जो पावर है, ऑफिशियल पावर जो एक्सरसाइज करते हुए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होता। कि कहीं किसी ने अगर मृत्युदंड दे दिया और उसको इन्होंने सैंक्शन भी दे दी, मतलब लागू भी करा दिया किसी के ऊपर, तो उनको किसी कोर्ट में जाके आंसर नहीं देना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों करा। अगर वो अपनी कार्य क्षमता के अंदर वो किसी फैसले को लेते हैं तो उसके लिए वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है, एक्सेप्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है कोर्ट के लिए, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट अपनी कार्य क्षमता के अंदर कंडक्ट करेगा उसको रिव्यू भी नहीं कर सकता कोई कोर्ट। ये उसके पास क्या है, इम्यूनिटी है अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। पार्लियामेंट भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता चार्ज को 61 के अंदर, वियोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्यूनिटी कैन नॉट स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम सुइंग द सेंटर। और देखो ये जो इम्यूनिटी है, ये है इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब किसी पर्सन के अगेंस्ट में हो रहा है तो वो सेंटर और स्टेट को तो इश्यू कर सकता है। मतलब कहने की साफ सीधी बात है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, इसको तो आप क्रिमिनल चीज़ों के लिए आप स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ एक सिंपल वर्ड में बोलूँ, क्योंकि आपने पढ़ी लिखा हुआ होगा ये सारा, कि हमारे जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है तो इन दोनों को आप स्यू नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे, कहीं भी जाके इनको पेशी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंटर और स्टेट है उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते, उनके स्टेट अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा हो जब केस करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया को वो एक पार्टी बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब ये किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं कर सकते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, तो इनका अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोई प्रोसेस ही नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। सिविल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट नहीं हो सकती, कहीं भी इन्होंने लोन वोन ले रखा हो और फेल हो गए हो तो क्या इनके ऊपर केस कर सकते हैं, कर सकते हो केस, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने का, ठीक है। वही चीज़ बेसिकली समझाने के लिए क्या कि सिविल प्रोसीडिंग जो है, सिविल प्रोसीडिंग इनके ऊपर नहीं हो सकती अंटिल लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे 2 महीने का इनको नोटिस दो पहले, फिर सिविल प्रोसीडिंग इनके यहाँ पे हो सकती है। लेकिन क्रिमिनल के लिए बिल्कुल कोई प्रावधान है ही नहीं।
एकदम पैकेबल जो है इम्यूनिटी है इनके पास। तो यही कुछ है हमारे इस आर्टिकल 361 में। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। बच्चों इसको आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला ही है क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। फर्स्ट तो वो था लेखन वाला, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इसको थोड़ा सा आंसर करो। समझ आ गया होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है जबरदस्त इम्यूनिटी है। आर्टिकल 14 के अंदर एक्सेप्शन भी है इनको, क्योंकि अगर ये इक्वल लॉ इन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, तो एक्सेप्शन भी दे रखा है आर्टिकल 14 के अंदर। तो ये सारी जो इम्यूनिटी है हमारे प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 361। सिविल केस का बस थोड़ा सा याद रखना, सिविल केस के लिए नोटिस देके सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बस इतना। 106 अमेंडमेंट, ये क्या चीज़ है बच्चों? देखो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन आई थी। पिटीशन में बेसिकली ये बोला था कि वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकसभा वगैरह में, इन सब चीज़ों में। लोकसभा हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, यहाँ पे मिलना चाहिए इनको रिजर्वेशन, ठीक है। तो जब तक पिटीशन सामने आई तब तक रिजर्वेशन मिल चुका था, तो यहाँ पे पिटीशन को रद्द कर दिया। और रिजर्वेशन कौन से उसके अंदर मिला था अमेंडमेंट के अंदर? अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा ना, यह है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 106, ठीक है। 106 अमेंडमेंट के अंदर मिला था। तो अब ये न्यूज़पेपर के अंदर आया तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। 106 भाई किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट चलते हैं एरो इंडिया 2025, ठीक है। क्या चीज़ है? देखो 2025 के अंदर एरो एक्सपो होगा जो हमारा अभी आने वाला है फरवरी 10 फरवरी से 14 फरवरी तक के बीच में जो एक्सपो होगा बेंगलुरु में। कौन से एयरफोर्स स्टेशन में? येलाहांका में, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना। अभी यूपीपीसीएस का जो हुआ था हमारा प्री, तो बच्चे बता रहे हैं कि सर उसमें तो एकदम लेवल है ना बढ़ा दिया उन्होंने। कैसे? कि डेट्स पूछ रहे हैं कि कौन सी डेट्स को कौन सा एक्सपो हुआ था। तो यहाँ पे बच्चों अब आप भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जब जब यूपीएससी थोड़ा थोड़ा टफ होता है तो यूपीएससी सीएपीएफ भी थोड़ा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाता है। तो वो लेवल बढ़ाएगा तो हमें भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी डेट्स को भी ध्यान रखने की कोशिश करना कि फरवरी में था, फरवरी में वैलेंटाइन डे से 1-2 दिन आगे पीछे था, ऐसे करके याद रख लेना तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एरो इंडिया एक्सपो। और कितने दिन चलेगा? 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन चलेगा, ठीक है। 5 डेज का है, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर जो होस्ट होंगे वो कौन होंगे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे हमारे सिंह जी, ठीक है। थीम क्या होगी इसकी? थीम है हमारी ब्रिज, ठीक है। ब्रिज याद कर लो, इससे हो जाएगा काम, ठीक है। बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी एरो इंडिया 2025 के बारे में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करो, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना डेट्स को, ठीक है। आप थोड़ा सा डेट्स के ऊपर ध्यान देना चालू कर दो, क्योंकि यूपीपीसीएस आ गया, उसने थोड़ा सा बता दिया हमें कि भाई कैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे NINSA फेलोशिप। देखो ये जो फेलोशिप है ये अभी एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बेसिकली स्टार्टअप है, उसके को फाउंडर को मिला है भारत बायोटेक इंटरनेशनल को, ठीक है। किसको मिला है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल को मिला है, ठीक है। कौन देता है? ये हमारी इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी देती है इस अवार्ड को। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को ये मिला है, ठीक है। तो ये दिया किस लिए जाता है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग अद्भुत एकदम कंट्रीब्यूशन कर दे साइंस एंड टेक के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी चीज़ की कमी है, तो उसको हम इस अवार्ड से, इस ऑनर से सम्मानित करते हैं। पहले किसी को दिया गया है, देखो पहले बहुत लोगों को दिया गया। S सोमनाथ जी हो गए हमारे इसरो के चेयरमैन हो गए, समीर के कामत हो गए, कृष्ण गोपाला कृष्णन जो इन्फोसिस के वो थे, उन फाउंडर थे, उनको दिया गया है। को फाउंडर को के शेषवात और अनिल काको दर को दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना बच्चों इसको किस किस को दिया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन जो दे रखा है इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस ही नहीं करा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। इस चीज़ की आदत डाल लो, इस चीज़ की आदत डाल लो बच्चों। ये क्यों कर रहा हूँ मैं हरकतें? देखो इस चीज़ की आदत डाल लो कि तुमने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। टॉपिक पढ़ने का तुम्हें लगता है यार पूरा पढ़ लिया, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बताता है कि नहीं पूरा नहीं पढ़ा था, कुछ अधूरा रह गया। तो यही क्वेश्चन नंबर आपका 4 बताएगा कि भाई क्या अधूरा रह गया। तो जो अधूरा रह गया उसको थोड़ा सा जांच करने की कोशिश करो, ठीक है। सर्च मारने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो। देखो बच्चों दिमाग चलेगा ना तभी ये एग्जाम क्लियर होगा, दिमाग बंद वाले का ये एग्जाम है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज का डेटा। देखो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डेटा की उन पर बहुत ज़्यादा कमी रहती है कि भाई डेटा कहाँ से कलेक्ट करें। क्योंकि बच्चे बताते हैं सर 2 घंटे 3 घंटे लगा देते हैं और ऐसे जब लिखना चालू करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि डेटा सर लाए कहाँ से। तो देखो न्यूज़पेपर सारी चीज़ देता है लेकिन हम देख नहीं पाते, तो उन बच्चों को नहीं देख पाते, तो मैं एक दिव्य दृष्टि दूंगा, वो देख लेंगे
तो वो रिविजिटी है ये वाला डेली डिस्पैच, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखो, आंखों को आदत हो जाएगी उन चीज़ों को देखने की जो हमें एक्चुअल में देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज का डेटा है बच्चों, ये क्लाइमेट चेंज का डेटा थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, और कुछ काम का लगे तो आप उसको अडॉप्ट भी कर सकते हो, अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों ने बैच लिया है वो उन बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं लिख दूंगा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही है आज की डेली डिस्पैच डिस्कशन में। और बच्चों अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। इस डेटा को थोड़ा सा लिख लेना जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियसली बोल रहा हूँ थोड़ा सा ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।